अस्सलाम वालेकुम। चलें क्लास का स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने बेसिकली जिस जगह पे छोड़ा था वो थी पोजीशन, राइट। और पोजीशन के हमने कुछ वैल्यूज़ को डिस्कस किया था। उसकी पहली वैल्यू जो थी वो स्टैटिक थी, दूसरी वैल्यू उसकी रिलेटिव थी, तीसरी क्या थी, क्या फिक्स थी, और उसके बाद हमने जो आखिरी छोड़ी थी वो क्या थी, एब्सोल्यूट। इस पे हमने नॉर्मली कौन सी आखिरी बार लगाई थी वैल्यू, एब्सोल्यूट लगाई थी। और ये बॉक्स ब्लू वाला कौन सा है, बॉक्स 2 जो है वो ब्लू वाला है। एक काम करते हैं, इस पे बॉक्स 0, बॉक्स 1 और बॉक्स 2 लिख देते हैं। तो हमें पता लग रहा है कि इसमें सारे जो हैं एक सर्टेन तो हमारे पास बॉक्स 0, बॉक्स 1 और बॉक्स 2 है। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हैं इसको अगर हम लोग एक डिव में पैक करें और इसका नाम दें क्या, कंटेनर, और ये जो डॉट कंटेनर है इसके ऊपर हम एक बॉर्डर दे दें 3px सॉलिड ब्लैक। तो हमारे पास एक चीज़ दिख रही है कि जो हमारा बॉक्स 2 है वो हमारे पेरेंट बॉक्स से भी ऊपर जा रहा है, और उसकी वजह हमें पता है कि क्या थी, वो एब्सोल्यूट पे है। एक काम करते हैं, इस पे हम लगा देते हैं पोजीशन क्या, रिलेटिव। जब मैंने इस पे पोजीशन रिलेटिव लगाई तो आपने एक चीज़ नोट की कि जो हमारा बॉक्स 2 है वो इस बॉक्स के अंदर चला गया। ये बात नजर आ रही है। लेकिन यहां से अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि वो कट ऑफ हो रहा है, क्योंकि उस पर हमने क्या दिया हुआ है, टॉप 0 और लेफ्ट 500 पिक्सल्स। अगर हम इसे दें 50%, तो अब वो किसके 50% पे आ गया है, पेरेंट बॉक्स के। और इसका पेरेंट बॉक्स कौन है, कंटेनर, जिसकी पोजीशन क्या लगी हुई है, रिलेटिव। तो अब हमें एक चीज नजर आ रही है कि ये बॉक्स 2 है तो एब्सोल्यूट, लेकिन अब एक तरह से हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिव टाइप बिहेवियर में इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम लोग इसकी टॉप और लेफ्ट इसको हटा दें, अब तो नीचे ये आ गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन पे आने की वजह क्या है कि आपने इसको कोई लोकेशन नहीं बताई कि आपको टॉप लेफ्ट बॉटम या कहां से इसको कितना स्पेसिंग्स वगैरह देनी है। अगर हम इसको कहते हैं टॉप 0, तो टॉप 0 देने से वो कहां चला गया है, अपने पेरेंट बॉक्स के बिल्कुल एज पे ऊपर, और इसने अपना बॉक्स 0 के ऊपर आ गया है। अब ऊपर क्यों आया है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एब्सोल्यूट लगा हुआ है। अब बॉक्स 0 हमारा जो था वो ये रहा, और बॉक्स 2 हमारा ये रहा। अब एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं क्या, z इंडेक्स। अगर मैं इसको लगा रहा हूँ z इंडेक्स 1, और इसको लगा रहा हूँ, बल्कि इसको लगा देते हैं 2, इसको लगा लेते हैं 1, तो बेसिकली जो हमारे पास z इंडेक्स की प्रॉपर्टी है वो ये चीज़ डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ कितने लेवल पे होगी, या किसके ऊपर होगी या किसके नीचे होगी। अभी हमारे पास जो चीज़ का इशू हो रहा है वो ये इशू हो रहा है कि बॉक्स 2 क्या है, पोजीशन एब्सोल्यूट है, और बॉक्स 0 क्या है, इस पर कोई भी पोजीशन नहीं लगी हुई। तो ये एक सिंपल हमारे पास एलिमेंट है, और हमारे पास जो बॉक्स 2 है उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है। तो वो हमारा जो एलिमेंट है बॉक्स 2, ये तो अभी ऊपर ही है,
और ये ऊपर ही रहेगा। लेकिन अगर दो एलिमेंट हमारे दोनों क्या हो जाए, एब्सोल्यूट हो जाए, तो अब उनकी पोजीशनिंग किस पे डिपेंड करेगी, z इंडेक्स पे। जैसे कि मैंने कल कहा था कि एक हमारे पास ग्रे कलर का एक डिव होता है, उसके ऊपर हमें साइड बार लगाना होता है। अब साइड बार और जो ग्रे स्क्रीन दोनों है, दोनों की पोजीशन क्या है, एब्सोल्यूट, क्योंकि साइड बार भी सारे एलिमेंट्स के ऊपर आता है। तो हम साइड बार को ऊपर रखते हैं और नीचे ग्रे स्क्रीन को रखते हैं, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, z इंडेक्स। इससे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा एलिमेंट कहां जाएगा। इसके बाद हम लोग अपनी नेविगेशन बार पे थोड़ा ज्यादा जाते। अच्छा, ये वाली बात समझ आई थी, ये मैंने कंटेनर क्यों बनाया, क्योंकि पोजीशन जो एब्सोल्यूट है, जैसा हमने कल देखा था कि वो कहीं भी किसी के ऊपर नहीं रुक रहा, सही है, वो जहां जाना चाह रहा है, उसका दिल हो रहा है, वहां चला जा रहा है। लेकिन ये प्रॉब्लम है, अगर ये बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा तो हम इसको अलाइनमेंट में सेट कैसे करेंगे, हम तो फिर इसको जहां सेट करेंगे ये वहां से हिल जाएगा। तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, हम उसका एक आप कंटेनर देते हैं, मतलब उसके ऊपर एक बड़ा पैरेंट डिव देते हैं और उसकी पोजीशन क्या लगा लेते हैं, रिलेटिव। जब उसकी पोजीशन क्या लगाते हैं, रिलेटिव, और उसके चाइल्ड की पोजीशन क्या होती है, एब्सोल्यूट। तो जो एब्सोल्यूट वाला है वो इस रिलेटिव वाले अपने कंटेनर की रिस्पेक्ट करता है, वो इसकी बाउंड्री के अंदर ही रहेगा। तो आप इस तरीके से क्या करते हैं कि आप एब्सोल्यूट वाले को कंट्रोल करते हैं। ये एक छोटी सी टेक्निक है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमें एब्सोल्यूट को कंट्रोल करना है तो उसके कंटेनर को क्या दे दो, रिलेटिव। हालांकि आपने देखा कि मैंने इस रिलेटिव के साथ और कुछ नहीं किया, ना मैंने टॉप बॉटम लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं दिया, बस मैंने उसको क्यों रिलेटिव दी, क्योंकि मैं चाहता था कि ये बॉक्स 2 इसके अंदर आ जाए, इसकी बाउंड्री में आ जाए। और दूसरा हमने देखा कि जब हम इसको कोई परसेंटेज पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट देंगे तो वो परसेंटेज किसकी सेट करेगा, कंटेनर की। 50% ऑफ कंटेनर का मतलब है कि इस बॉक्स का आधा। और ये क्योंकि पोजीशन रिलेटिव है तो ये एक नॉर्मल एलिमेंट है, इस पे कोई एब्सोल्यूट नहीं है, इस पे कोई फिक्स नहीं है, इस पे कुछ और चीज नहीं है, तो ये एक नॉर्मल एलिमेंट है। अब आप इसको अपने अलाइनमेंट में ठीक से सेट करें और जो ये बॉक्स 2 है ये इसके हिसाब से सेट हो जाएगा और बाकियों को तंग नहीं करेगा। ये बात समझ आ रही है? ये छोटी सी टेक्निक है पोजीशन एब्सोल्यूट को हैंडल करने के लिए। एक हमने ये नेविगेशन बनाई थी, जिसपे हमने कोई बेकार सी पोजीशन लगाई थी, कौन सी थी, अच्छा अगर ये पोजीशन हम लोग यूएल पे लगाएं तो भी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कंटेनर एलिमेंट पे लगाएं या इस पे लगाएं बात एक ही है। लेकिन अगर हम इसको हटाएं तो अब ये ऊपर जाएगा, इतना तो हमने कल देखा था। तो हमारे पास फिक्स्ड हो गया, हमारे पास ये हमारा जो एब्सोल्यूट हो गया, उसके बाद हमारे पास रिलेटिव हो गया। रिलेटिव सबसे पहले पढ़ा और रिलेटिव के बारे में हमने पढ़ा कि उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस आपके पास 4 एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं, कौन सी, टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट। उसके बाद हमने पढ़ा, जब रिलेटिव पढ़ लिया तो रिलेटिव के बाद हमने पढ़ा था फिक्स्ड। फिक्स्ड बहुत आसान था कि उसको जहां भी स्क्रीन पे आप फिक्स कर देंगे वो वहां से नहीं हिलेगा, वहीं पे ही रहेगा, भले आप स्क्रॉल करें लेफ्ट राइट करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आया एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में हमने देखा कि हमने कहा कि वो एक तरह से स्क्रीन से ऊपर आ जाता है। अब वो क्योंकि स्क्रीन से ऊपर है तो वो किसी चीज की भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आप उसको जहां पे भी सेट कराना चाहें वो सेट हो जाता है। उसके अलावा एब्सोल्यूट के बाद जो अब हम एक और पढ़ रहे हैं वैसे W3 स्कूल ही खोल लेते हैं कि आपको लिस्ट सामने आए। तो हमने स्टैटिक देखा, स्टैटिक के बारे में हमने पढ़ा था कि ये वो डिफॉल्ट है, अगर आप कोई पोजीशन नहीं भी लगाते तो वो कौन सी लगी हुई होती है, रिलेटिव, सॉरी स्टैटिक। रिलेटिव, फिक्स्ड और एब्सोल्यूट को हमने देख लिया। अब आखिरी कौन सी बची, स्टिकी। तो इसको हम दे रहे हैं पोजीशन कौन सी, स्टिकी पोजीशन दी मैंने, लेकिन मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ क्योंकि पहले भी जितनी भी हमने पोजीशंस लगाई थी इसमें कुछ ना कुछ तो हो रहा था। तो एक काम करते हैं, हम इसको देते हैं टॉप 0
अब अगर हम इसको देखें तो ये फिक्स्ड वाली कहानी कर रहा है, जो एग्जैक्टली फिक्स्ड वाली थी वही कहानी कर रहा है ना, कि हम उसमें भी स्क्रॉल कर रहे थे और ये वहीं पर था, और इसमें भी हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये बार वहीं पर है। तो स्टिकी और फिक्स्ड में फ़र्क क्या हुआ, अब ये एक सवाल आता है। तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा और इसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं कि हमारा ये नेव वाला डिव है, हम इसके ऊपर एक और डिव बना लेते हैं, सही है। और इस डिव के अंदर हम लिख लेते हैं एक स्पैन, और स्पैन में लिखते हैं स्पेशल ऑफर फॉर टुडे। तो हमारे पास ऊपर लिख के आ गया है स्पेशल ऑफर फॉर टुडे, सही है। लेकिन अभी भी हमें किसी कोई मज़े का तो लग नहीं रहा है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा डिव है इसको हम एक क्लास दे देते हैं ऑफर। तो हम यहाँ पे देते हैं डॉट ऑफर, ठीक है। इसका हम बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं, क्या कलर बड़ा अच्छा लगेगा, ग्रे, सही है। बल्कि इसको हम कर लेते हैं ब्लैक, और इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको हम कर लेते हैं वाइट। तो ऊपर ब्लैक है, उसके नीचे क्या है, वाइट है। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें हम कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये बीच में आ गया। एक और चीज़ हम कर सकते हैं कि इसकी हम फॉन्ट फैमिली जो है वो, इसके बाद कौन सी वाली करते हैं हम, सेग यूआई कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें एक और चीज़ लगा लेते हैं, और वो क्या है, पैडिंग। तो पैडिंग मुझे देनी है जस्ट टॉप बॉटम, बाकी मैं दे देता हूँ 0। जब मैं इसको टॉप बॉटम पैडिंग देता हूँ बाद में 0 देता हूँ तो मेरे पास एक थोड़ा सा अच्छा सा बार बन गया है। लेकिन एक चीज़ नज़र आ रही है कि मैंने 20 पिक्सल एक्सेसिव कर लिया, तो इसको अगर हम 10 पिक्सल करें तो कुछ बेटर है, ठीक है। अब शायद आप लोगों को ये बात दिख रही हो कि ये आपको नॉर्मली जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं उन पे ये दिखता है, सही। ऊपर आ रहा होता है स्पेशल डिस्काउंट फॉर 10% या कुछ इस तरीके से आपके पास चीज़ नज़र आ रही होती है, उसके नीचे नेविगेशन बार होता है। लेकिन अब जब हम इसको नीचे करेंगे तो नेविगेशन बार डायरेक्टली क्या हो जाएगा, नीचे जाना शुरू हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, ये जो नैव था इस पे हम लगाते हैं पहले पोजीशन फिक्स्ड, जो कि पहले लगाई थी, ठीक है। अब मैंने लगाई पोजीशन फिक्स्ड, तो जब मैं नीचे जा रहा हूं तो एक इशू है कि यहाँ पे स्पेस है। उसकी वजह क्या है कि फिक्स्ड उसको वहीं पे फिक्स्ड करता है जहां पे उसकी पोजीशन है। अब इसकी पोजीशन इस जगह पे थी कि ऊपर से थोड़ा सा फासला, तो जब आप नीचे जा रहे हैं तो भी ये उसी के साथ ही इसको नीचे लेके जा रहा है। ये बात समझ आ रही है? तो ये तो हमें नहीं चाहिए। तो हम अगर इसको हटा के हम कौन सा वाला दें, पोजीशन स्टिकी, तो अब एक चीज आप देखेंगे कि जैसे ही आपने ये आपका जो बार है, आप उसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वो बार ऊपर जाएगा, और आपका लेकिन जो नेविगेशन बार है ये भी ऊपर जाएगा, और जैसे ही ये स्क्रीन के ऊपर पहुंचेगा तो वहां पे फिक्स हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? तो अब एक बहुत जबरदस्त इफेक्ट आ रहा है कि हमारे पास जब आप इसको स्क्रॉल ऊपर ले जाते हैं तो हमारा जो बार है वो विजिबल हो जाता है, और जैसे ही हम नीचे आते हैं तो हमारा जो नेविगेशन है ये ऊपर रुक जाता है, और आपका पूरा पेज जो है नीचे स्क्रॉल होता है, ठीक है। तो ये एक जबरदस्त इम्पैक्ट जो है, सिंपल सी एक आपकी प्रॉपर्टी है जो है पोजीशन स्टिकी। तो इससे क्या होता है कि आपका कोई भी लोकेशन, आपका कोई भी एलिमेंट किसी भी लोकेशन पे जब पड़ा हुआ हो और आप उस पर लगा दें पोजीशन स्टिकी, और उसके बाद टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से उसको जो पोजीशन आप बता दें, मतलब कि स्क्रॉल जब आप ऊपर करें तो उसका कहने का मतलब है कि आप इसको कहाँ रोकना चाहते हैं, तो आप वो किससे स्पेसिफाई करेंगे, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से। अभी मैंने इसको टॉप क्या दिया है, 0, तो उससे इसने पता किया कि जब मैं स्क्रॉल डाउन नीचे करूंगा तो इसको बिल्कुल टॉप से 0 पर रोक देना। टॉप 0 का मतलब है बिल्कुल स्क्रीन के साथ। तो इस वजह से ये हमें इफेक्ट दे रहा है कि बिल्कुल परफेक्टली हमारे पास ये काम हो रहा है। एक और चीज हमें दिख रही थी कि जो पोजीशन फिक्स्ड और एब्सोल्यूट वगैरह दूसरी जो पोजीशन है वो इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी कर रहे थे।
हालांकि पोजीशन स्टिकी इसको ऐसा कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि पोजीशन स्टिकी ही मतलब जो टिपिकल हमारे पास नेविगेशन बार्स और वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये एक ज़बरदस्त और टिपिकल आपके पास प्रॉपर्टी है। और उससे हमारे पास दिख रहा है कि एक वेबसाइट का समझ लें जो एक टॉप सेक्शन है वो एक बहुत ज़बरदस्त टॉप सेक्शन हमारे पास बन चुका है। अगर हम इस पे थोड़ा सोचें तो हम यही काम एक बॉटम पे भी कर सकते थे। अगर हम कोई एलिमेंट छोटा सा बेल्ट बनाए और जैसे नहीं होता कि पावर्ड बाय दिस कंपनी, पावर्ड बाय दैट कंपनी, या कोई लोगो लगा हुआ होता है, तो हम यहाँ पे भी एक बेल्ट बना सकते थे और उसको हम क्या कर देंगे बॉटम 0। तो जब हम बॉटम 0 करेंगे तो वो कहाँ स्टिक हो जाएगा, बिल्कुल लास्ट में। यही काम आप पोजीशन एब्सोल्यूट से भी कर सकते थे, लेकिन पोजीशन स्टिकी जो है वो थोड़ा रिलेटिवली बेटर है। तो वो इस तरीके से क्या होता है कि जब आप नीचे से ऊपर आ रहे होते हैं और वो लोकेशन अपनी फर्ज करो यहाँ पर है, तो नीचे जैसे से आपका पेज स्क्रॉल होता है तो ऐसा फील होता है कि जैसे ही पेज उस तक पहुंचा अब वो उसको साथ में लेके ऊपर आ रहा है। तो एक बहुत ज़बरदस्त एक इफेक्ट आपका काउंट होता है। और दूसरा, आप ऊपर की जानिब देख रहे हैं कि हमारे पास जो ऊपर जो बैल था उसके ऊपर हमने थोड़ी सी टेक्स्ट वगैरह की हमने प्रॉपर्टीज़ लगाई थी, और उन सिंपल टेक्स्ट प्रॉपर्टीज से वो भी काफ़ी बेटर लग रहा है एज कम्पेयर टू कि अगर हमने HTML CSS लगाई भी होती। दूसरी, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब मैंने ये टेक्स्ट लिखा तो मैंने इस पर ना H1 यूज़ किया, ना मैंने P यूज़ किया, ना कोई और टेक्सचुअल टैग यूज़ नहीं किया। तो ये आपको लग रहा होगा शायद ये ऑकवर्ड है कि यहाँ तो मुझे P टैग यूज़ करना चाहिए था पैराग्राफ, यहाँ मुझे H1 हेडिंग टैग यूज़ करना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है। आपको नॉर्मली जो वेबसाइट्स हैं उनके अंदर कुछ इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन दिख रही होती है जब आप कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है हमें कि हमने डिव किया, अब हम डिव को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, सही है, इस पर पैडिंग दे दिया, तो हम ये सारी जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने स्पैन क्यों दिया, क्योंकि स्पैन एक इनलाइन कंटेनर है। अब मुझे इसको इनलाइन कंटेनर के तौर पे कुछ चीज़ें चेंज करनी है तो मैं इसको सिंपली चेंज कर सकता हूँ और यूज़ भी कर सकता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको वेबसाइट्स में नॉर्मली बहुत दिखती हैं, भले ये टेक्स्ट है। और आप देख रहे हैं कि हालांकि ये टेक्स्ट था उसके बावजूद भी इसके ऊपर सारी जो प्रॉपर्टीज़ हमने लगाई थी वो लग चुकी हैं। अच्छा, एक मज़े की बात है कि मैंने ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं वो तो मैंने डिव पे लगाई हैं, यानी कि कलर, टेक्स्ट अलाइन, फॉन्ट फैमिली, सही है। ये सब तो समझ लो कि फॉन्ट फैमिली हो गया है और कलर हो गया, ये तो टेक्स्ट है। और ये टेक्स्ट डिव के अंदर स्पैन है, स्पैन के अंदर टेक्स्ट है। तो कोई बता सकता है कि ये कैसे लग गया, टेक्स्ट पे क्यों लगा? क्या चीज? इनहेरिटेंस। हम जब टेक्स्ट पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज पढ़ी थी, इसका नाम था इनहेरिटेंस, कि अगर आपके पेरेंट पे कुछ प्रॉपर्टीज लगती हैं तो उसके जो चाइल्ड होते हैं वो भी वो चीज इनहेरिट कर देते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें लगी हुई किस पे? डिव पे, लेकिन इनको रिसीव कौन कर रहा है? स्पैन, क्योंकि जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज को रिसीव करता है, खासतौर पर इस तरह की के कलर, बैकग्राउंड कलर और ये सब। क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां से लेके यहां तक तो स्पैन है, लेकिन स्पैन का भी बैकग्राउंड कलर क्या है? ब्लैक ही है। तो ये ब्लैक कलर बेसिकली उसने कहां से लिया? उसने पेरेंट से लिया। तो बेसिकली आपने बॉर्डर्स, मार्जिन पैडिंग और हमारे पास पोजीशन और उसके बाद डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ये सब कवर कर लिया है। लेकिन आपने शायद एक चीज अभी तक नहीं की होगी, डिस्प्ले नन यूज नहीं किया आपने, राइट? अब डिस्प्ले नन क्यों होता है? अब अभी तो मुझे दिख रहा है कि वो ऊपर से जो पैनल था वो गायब हो गया। अब अगर मैं इसको मिटा देता हूं तो हमारा ऊपर वाला बेल्ट वापस आ गया। तो कोई बता सकता है कि डिस्प्ले नन होगा क्यों? पहले तो हमने पढ़ा था इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक, उनका तो मतलब समझ आ रहा था कि अगर किसी मुझे इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह शो करना है, यानी कि एक बॉक्स हो उसका न्यू लाइन हो, तो मैं डिस्प्ले क्या लगा सकता हूँ? ब्लॉक। अगर मुझे किसी एक इनलाइन एलिमेंट को या एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट को इस तरीके से शो करना है कि वो एक लाइन में आए, लेकिन लाइन में आए लेकिन उसका एक अपना छोटा सा बॉक्स भी हो, तो हम कौन सा यूज करते हैं? इनलाइन ब्लॉक। उसमें इनलाइन यानी कि वो एक लाइन के बराबर में दूसरे एलिमेंट्स भी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो जो एक एलिमेंट है उसका अपना एक क्या होता है? बॉक्स भी होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ है इनलाइन ब्लॉक। और एक होता है सिंपल इनलाइन, उसको तो ये है कि भाई कोई भी बॉक्स नहीं होता, वो जस्ट एक लाइन में आ जाता है। तो इन तीनों का तो मकसद समझ भी आता है क्यों है, किस लिए है। और इस तरह से हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक भी इधर यूज किया है। हमने लास्ट टाइम जब हमने नेविगेशन बनाया था तो हमने डिस्प्ले इनलाइन भी यूज किया था। तो कोई बता सकता है कि नन क्यों होगा?
किसके लिए? ड्रॉप डाउन के लिए। और किसी को कोई चीज़ दिखती है जो डिस्प्ले नन का यूज़ होती हो? सही है, बेसिकली इसको हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सही है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है कि कोई एक कंडीशन पूरी होगी तो ये वाला जो एरिया है ये विजिबल होगा। अगर आपने एक चीज़ नोट की हो, जैसे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि ड्रॉप डाउन्स, अगर आप किसी चीज़ पे ड्रॉप डाउन रखते हैं तो एक आपके पास नीचे स्लाइडर खुल जाता है, एक नीचे बार खुल जाता है। तो अब वो जो बार खुला उसका क्या मतलब था कि उसकी HTML अभी बनी? नहीं, उसकी HTML मतलब पहले से मौजूद थी, बस आपको वो दिख नहीं रही थी। तो होता क्या है कि जब वो उसकी HTML, जब आप इसके ऊपर होवर करते हैं तो बेसिकली होता है कि इसके नीचे ये वाला जो बार है ये डिस्प्ले करा दो। सिंपल सी इतना उसकी लॉजिक है। बात समझ आ रही है? तो वो डिस्प्ले नन से क्या हो जाता है? डिस्प्ले ब्लॉक। जब डिस्प्ले नन से डिस्प्ले ब्लॉक होता है तो वो विजिबल हो जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा साइड बार्स, जो हमारे पास रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार्स होती हैं, उसमें क्या होता है कि जब वो छोटी स्क्रीन हो जाती है तो यहाँ पे सिंपल एक बटन लगा हुआ होता है, उस बटन पे आप क्लिक करते हो तो साइड में से साइड बार ओपन होता है। ये जो साइड में से साइड बार ओपन हुआ, इसका कोड तो पहले से था, तो ये आपको दिख क्यों नहीं रहा था? क्योंकि इस पे क्या लगा हुआ था? डिस्प्ले नन। और जब ये डिस्प्ले ब्लॉक हुआ, यानी कि आपने जब बटन को क्लिक किया तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू वो क्या हो गया? डिस्प्ले ब्लॉक। जब वो डिस्प्ले ब्लॉक हुआ तो आपको ऑटोमेटिकली दिख गया। इसके बाद वो जो आपने स्लो से आपको दिखाया उस पर सिंपल ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी है। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी क्या करती है कि वो थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट देती है, तो उससे आपके पास थोड़ा सा विजिबिलिटी बेटर हो गई। तो ये कुछ सिंपल सी हमारे पास टेक्निक्स हैं जो हमने इसमें यूज़ की। अब हम देखते हैं कि बुक के नज़रिए से हम किधर खड़े हैं। आई थिंक बॉक्सेस वाला चैप्टर हमने कंप्लीट किया है, जिसमें हमने मार्जिन, पैडिंग, पोजीशन, डिस्प्ले ये सब कवर कर लिया है। सही है। इसके बाद ये किसकी बात कर रहा है? लिस्ट, टेबल्स एंड फॉर्म्स। अच्छा, मजे की बात है कि इसमें भी काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली हैं, लेकिन चलें इसको हम थोड़ा सा और लुक आफ्टर कर लेते हैं। अब ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है तो ज़रा इस पर ही काम करते हैं। हम एक नया यहाँ पे सेक्शन बनाते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं डिव, और इसको हम क्लास देते हैं मेन सेक्शन। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग एक यूएल पास करते हैं। अच्छा, यूएल पास करेंगे तो इस वक्त मसला होगा कि हमने सारे यूएल में दिए हैं। ठीक है, ये एक अभी इशू बनेगा। तो एक काम करते हैं, इसको न्यू पेज पे लेके जाते हैं क्योंकि अभी बहुत टाइम ज़ाया होगा। लिस्ट टेबल्स फॉर्म्स डॉट HTML, और हम लोग HTML फाइल पे ले जाते हैं और इसको न्यू बना लेते हैं। सॉरी, टाइटल माइनस हो गया। हमने एक डिव बनाया, डिव के अंदर हम एक UL बनाते हैं, UL के अंदर हम एक LI बनाते हैं, LI के अंदर हम 3 चीज़ें बना लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले एक डिव है, डिव के बाद UL है, UL के बाद LI है। LI में हम बोलते हैं आइटम 1, आइटम नंबर 2 और आइटम नंबर 3। ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि हम स्टाइलिंग यहाँ लिखते हैं। एक काम करते हैं, अब हम इसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, और ये हमारे पास वापस आ चुका है। तो इस लिस्ट को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है, लेकिन जब HTML में हम पढ़ रहे थे तो हमें लग रहा था इसका ज़्यादा कोई इस्तेमाल नहीं होगा, इस तरह की लिस्टें इस्तेमाल कौन करता है। लेकिन अब आपको पता लग रहा है कि पूरा पूरा नेविगेशन बार इसी से ही बनता है। अच्छा, नेविगेशन बार के भी बनाने के बहुत तरीके होते हैं। ये वाला जो मैंने तरीका इस्तेमाल किया ये उन तरीकों में से एक तरीका है। सही है। अब मैं शायद मैंने पहले भी कहा था ये कि अगर आप इसको सर्च करना चाहें तो आपको हज़ारों और तरीके भी मिल सकते हैं। उसके बाद हमारी बुक आ गई, तो उसमें हमें एक प्रॉपर्टी बता रहा है लिस्ट स्टाइल टाइप। अब मज़े की बात है कि हमने लिस्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी हमने यूज़ की है। वो क्यों यूज़ करते थे? इसकी अनऑर्डर्ड लिस्ट के जो डॉट्स हैं वो हम रिमूव कर लेते थे। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट में ये हमें इसकी वैल्यूज़ बता रहा है कि कौन कौन सी हो सकती हैं। एक तो नन, जो कि बेसिकली हमने भी एक तरह से इस्तेमाल की हुई है,
उसके बाद डिस्क, सर्कल और स्क्वायर। ये बहुत प्लेन और बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज हैं, इसको जल्दी जल्दी हमको क्विकली देख लेते हैं। ये लगेंगी किस पे? यूएल पे लगेंगी। तो हमारे पास है लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्क। तो हमें एक बात पता लग रही है कि ये जो लिस्ट स्टाइल टाइप डिस्क है ये बाय डिफॉल्ट है, सही है, क्योंकि ये पहले भी यही था, अभी भी सेम ही है। दूसरा क्या है इसके लिए? स्क्वायर। जब हमने स्क्वायर किया तो वो सर्कल सिंपली क्या बन गया? स्क्वायर बन गया। और तीसरा जो हमारे पास है तीसरा हमारे पास है कौन सा? सर्कल। बहुत मुश्किल है कि ये प्रॉपर्टीज आप यूज करेंगे, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि आपको पता होना चाहिए कि ये होता है। तो सर्कल आपको दिख रहा है कि क्या होता है, कैसे है, क्यों है। इसके बाद हमारे पास एक और डिव आएगा। डिव के अंदर हमारे पास OL आएगा। OL के अंदर हमारे पास LI×3 आएगा। तो ये हो गया आइटम 1, ये हो गया आइटम 2 और ये हो गया आइटम 3। अब ये हमारे पास मशहूर ज़माना ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट जो है बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो बड़े निराले हैं। 1 2 3 जो है डेसिमल वो बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। उसके बाद 0 1 0 2 डेसिमल लीडिंग 0 है। उसके बाद ABCD, अपर ABCD और रोमन और अपर रोमन। तो एक तरह से बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं ये भी, और मुझे नहीं लगता कि आप भी कभी यूज़ करोगे, लेकिन अगेन थोड़ा सा आपको भी पता होना चाहिए। तो हम यूज़ कर लेते हैं क्या? लोअर अल्फ़ा। जब हमने लोअर अल्फ़ा यूज़ किया तो ABCD। सिंपल, आप इसको सब कर सकते हैं। वैसे एक मुझे चीज़ अच्छी लगी, पता नहीं इसमें मेंशन्ड है कि नहीं, ये लोअर ग्रीक कुछ दिखा रहा था। तो हमारे पास क्या आ गया? अल्फ़ा बीटा गामा, सही है। तो लोअर के बाद हमारे पास एक और क्या हो सकता है? मतलब लैटिन भी है, लैटिन सिंपल ABCD है। तो हमारे पास खैर ये जो ऑप्शंस हैं ये लिस्ट स्टाइल टाइप्स के, ये आपको पता होने चाहिए कि ये होते हैं। अगर कभी आपको यूज़ हो तो आप इसको यूज़ कर लें, ना हो तो ना करें, लेकिन फजूल सी चीज़ है। अच्छा, ये मजे का है, इसने सिंपली क्या किया हुआ है? लिस्ट स्टाइल इमेज। मतलब कि जो लिस्ट स्टाइलिंग है वो डॉट्स वगैरह इन सब के बजाय वो क्या लगा रहा है? इमेज लगा रहा है। तो खैर ये भी हम ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन अभी पिक्चर कौन उठा के लाएगा? खैर ये एक और फजूल प्रॉपर्टी है, लिस्ट स्टाइल पोजीशन। एक है आउटसाइड, दूसरी क्या है? इनसाइड। इनमें सिंपल आपको फर्क क्या दिख रहा है? ये जो वर्ड है ये इसके इधर से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो वर्ड है ये इसके इधर से स्टार्ट हो रहा है। भाई बकवास, ये एकदम प्रॉपर्टी है। अगेन आप कोई मुश्किल से कोई यूज़ करोगे। वैसे ये मज़े की लगी थोड़ी, ठीक है। इसको ज़रा ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने भी कभी देखा हो कि ये यूज़ हुई हो। क्योंकि हम नॉर्मली क्या कर लेते हैं, अगर हमारे पास ये कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं कि हम इसकी लिस्ट स्टाइल टाइप क्या कर देते हैं? नन। फिर जो LI होता है, LI के अंदर अपना वर्ड लिखने से पहले इमेज टैग इंजेक्ट कर देते हैं, और उसका जो साइज है वो छोटा कर देते हैं। अब क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे जो मुझे लग रही है वो क्या होगी कि चलो आपने लिस्ट स्टाइल इमेज से इमेज तो लगा दी, अब इसका आप साइज कंट्रोल कैसे करोगे? सही है। तो उस वो जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं वो क्या करते हैं? लिस्ट स्टाइल टाइप क्या कर दी? नन। अब उसको नन कर दी तो हमने LI के अंदर ही ये पहले क्या लगा दी? इमेज। अब क्योंकि इमेज हमने लगाई है इमेज के टैग से, तो वो उसका सारी पावर हमारे पास है। हम उसकी विड्थ, हाइट, मार्जिन, पैडिंग सब किसके थ्रू कंट्रोल करेंगे? अपनी तरफ से। तो हम नॉर्मली अगर ये हमें काम करना होता है तो हम ऐसे करते हैं कि हम LI के अंदर वर्ड से पहले इमेज इंजेक्ट कर देते हैं।
क्योंकि जब हम शायद एल आई पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि एल आई के अंदर आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप इमेज लगा दें, जो चीज़ आपको लगानी है आप लगा सकते हैं, उस पर कोई मना नहीं है। तो देखते हैं कि कोई काम की चीज़ आए। खैर हमने आज तक ये लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी यूज़ की है, और लिस्ट स्टाइल बेसिकली लिस्ट स्टाइल टाइप की पेरेंट प्रॉपर्टी है। इस लिस्ट स्टाइल टाइप जो है उसमें सर्टेन आपको बस ये बताना पड़ता है कि आपको लगाना क्या है, ठीक है। लिस्ट स्टाइल जो है ये सारे काम एक साथ कर लेती है, जो कि हमने तभी इस्तेमाल की थी। मैं लिस्ट स्टाइल को क्या कर देता था, नन। बहुत सिंपल सी, बहुत ईजी है। अच्छा, ये टेबल प्रॉपर्टीज। अब टेबल प्रॉपर्टीज का मतलब ये नहीं है कि ये आपको सिर्फ वो चीज़ें बताएगा जो टेबल के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। ये आपको वो प्रॉपर्टीज बता रहा है जिससे हम टेबल को क्या बनाते हैं, थोड़ा बेटर बनाते हैं, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। और हमने एक काम किया था, हमने टेबल CSS हमने यहां से कोई छापा था कोड, तो इतना सारा बेहतरीन कोड लिखा हुआ है, इसको ज़रा हम ट्राई करके देखते हैं। उसके बाद मेन काम होगा इसको समझना। इसको मिटा देते हैं, अभी हमारे किसी काम का नहीं है। इसको मिटा देते हैं, हमारे किसी काम का नहीं है। तो 2 मिनट में हमारे पास सारा काम तैयार, और हमारे पास एक टेबल रेडी है। टेबल में हमारे पास होवर इफेक्ट भी लगा हुआ है। अब ये सारा काम हुआ है सिर्फ इतने से कोड से। अब पहले जब हमने यही चीज़ इस्तेमाल की थी तो आप लोग को ये सब कुछ नहीं आता था, सही है, CSS नहीं आती थी। अब आपको ये कोड देख के समझना चाहिए कि उसने ये काम किया कैसे है, और उसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है कि हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को उड़ा के देखें। सबसे पहले आप HTML स्ट्रक्चर को देखते हैं कि हमारे पास HTML स्ट्रक्चर हुआ क्या है। तो इसको ID क्या गिवन है, कस्टमर्स। तो हमें ये पहले समझ आ गया जो ID है कस्टमर्स वो किसको दी हुई है, मेन टेबल के टैग को। पहले तो ये देखने वाली चीज़ है, तो ये मेन टैग है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज लगी हुई होंगी वो सबसे अपर लेवल की होंगी। तो अगर हम सबसे ऊपर जाते हैं कस्टमर्स पे, तो कस्टमर्स पे उसने सिंपली इनहेरिटेंस का इस्तेमाल किया है। तो फॉन्ट फैमिली एरियल हेल्वेटिका यूज कर दी है, यानी कि सारे के सारे टेबल के लिए। उसके बाद विड्थ 100% वो आपको दिख रहा था कि सारे पेज पे वो फैल गया है, क्योंकि वो टेबल की प्रॉपर्टी पे उसने 100% लगा दिया है। उसके बाद उसने एक प्रॉपर्टी यूज की है बॉर्डर कोलैप्स। एक काम करते हैं, इसको जरा हटा के चेक करते हैं कि क्या फर्क आता है। इसको अगर मैंने हटा दिया तो नोटिस, आपने नोट किया क्या हुआ, होता क्या है कि आपके जो 2 सेल्स होते हैं उसके बीच में बाय डिफॉल्ट थोड़ा सा स्पेसिंग्स दी जाती हैं, यहां से वहां से आपको सारा ये चीजें दिख रही होंगी। जो इसको आप इंक्रीज और डिक्रीज मार्जिन के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मार्जिन थोड़ा ज्यादा दे देंगे किसी TD को, तो वो TD अपने बराबर वाले TD से दूर हो जाएगा। ये मार्जिन के थ्रू पॉसिबल है। लेकिन क्या पता हो कि जैसे ये पहले था कि मुझे इसके अंदर स्पेसिंग्स चाहिए ही नहीं, तो उसके लिए हमारे पास सिंपल प्रॉपर्टी क्या है, बॉर्डर कोलैप्स। अब बॉर्डर कोलैप्स सिंपली इसकी प्रॉपर्टी है जो क्या करता है कि इसके ऊपर बीच में जो स्पेसिंग्स है उसको माइनस करा देता है। उसके बाद ये वाली तो आपके सारी प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही हैं कि बहुत सिंपल है और बहुत आसान है। उसके बाद उसने क्या किया है, उसने बोला है जो कस्टमर्स हैं, यानी कि आपका जो मेन टेबल है उसके कौन TD, और जो आपका मेन टेबल है उसके कौन TH आपको पता है कि TD के ही बराबर होता है, बस वो पहले वाले रॉ में होता है, यानी कि जो आपकी हेडिंग है। तो दोनों को उसने कुछ प्रॉपर्टी दी है, क्या दिया है, एक तो बॉर्डर दिया है और दूसरा पैडिंग दिया है। अब बॉर्डर का आपको मतलब समझ आ रहा होगा कि इसने कलर दिया है थोड़ा सा व्हाइटिश सा कलर। तो ये वाला जो बॉर्डर आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली सिंपल इसने ये दिया है, और ये हर सेल के अराउंड दिया है। अब मजे की बात है कि ये फिर यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा, तो क्योंकि इसने पहले वाले जो TR है, यानी कि जो वो नीचे शायद दिख जाएगा, उसका इसने बैकग्राउंड कलर सिंपली चेंज कर दिया है। और पैडिंग तो आप सबको पता है क्या है, और पैडिंग इसने कितनी दी है, 8 पिक्सल, और कहाँ कहाँ दी है, हर साइड्स पे। अगर हम इसको हटा दें तो वो चिपक गए आपस में। अगर हम इसको लगा दें दोबारा तो हमारे पास एक अच्छी सी स्पेसिंग आ जाएगी। अगर हम इसको बढ़ा दें तो हमें पता लगेगा कि इसमें और ज़्यादा स्पेसिंग्स आ चुकी हैं।
तो इधर से आपको बात समझ आ रही है। तो यही आपके पास समझने वाली चीज़ है कि जो नॉर्मली इस तरह की जो टेबल्स हैं, कार्ड्स हैं और जो डिफरेंट चीज़ें हैं, आपको जो मेन मसला होता है जब आप थोड़ा बहुत सीख भी जाते हैं, तो मैं खुद बोलता हूँ कि भाई कार्ड्स, फॉर्म्स, ये सारी जो चीज़ें हैं आप इसके टेम्पलेट्स ढूंढें, मतलब जो ऑलरेडी लोगों ने इंटरनेट पे बना के रखे हुए हैं, खूबसूरत हैं, आप उनको उठाएं, यूज़ करें अपनी वेबसाइट में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप उनको यूज़ कर रहे हैं, जो उनका CSS है वो आपको समझ में आनी चाहिए अच्छे से कि सही उसने किया क्या, क्योंकि आपका जो क्लाइंट है हो सकता है वो बिल्कुल वैसा ना मांगता हो, लेकिन उससे मिलता जुलता आपको एक बना हुआ कार्ड मिल गया। अब आप जब उसकी सारी CSS की प्रॉपर्टीज को इस तरीके से समझते हैं तो आपको पता है कि भाई मेरे क्लाइंट ने ये कलर ये मांगा है, मेरे क्लाइंट ने बॉर्डर्स इस तरीके से मांगे, मेरे क्लाइंट ने पैडिंग इस तरह की मांगी है, तो आप उधर से जाके वो सारी चीज़ों को चेंज करके उसका बिल्कुल स्ट्रक्चर बदल सकते हैं। बहुत सिंपल। उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत आसान प्रॉपर्टी, आई थिंक पहले भी हमने इसके डिस्कस किया था जब हमारे पास ये आई थी। तो ये किस पे टारगेट कर रहा है, सबसे पहले ये देखने की जरूरत होती है कि ये पहले तो मेन टेबल में क्या ढूंढ रहा है, TR। अब ये मेन टेबल के TR का मतलब है कि सारे TR यानी सारी रॉज, लेकिन उसने यहाँ पे एक चीज बोली है, कौन सी, nth चाइल्ड। और ये nth चाइल्ड इवन का मैंने बताया था कि एक रो छोड़ के दूसरी रो, एक रो छोड़ के दूसरी रो। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि नॉर्मली किसके लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, टेबल्स के लिए। और टेबल्स में इसने क्या कहा है कि जब इवन रो हो, क्योंकि यहां से पता लग रहा है रो, जब इवन रो हो तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, ये वाला। सही है। अब अगर हम पीछे जाएं तो हम देख रहे हैं कि ये वाइट है, ये हल्का सा ग्रे सा थोड़ा शेड है, बहुत लाइट। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास इवन चल रहा है। इवन कैसे चल रहा है, क्योंकि ये पहला वाला भी TR है। ये पहला 1 जो होता है वो ऑड नंबर है, तो 1 ऑड 2 इवन, तो इसने इसको कर दिया, फिर इसको छोड़ा 3, फिर 4, 5, फिर 6। तो इस तरीके से वो इवन रॉज पे चला रहा है। अगर हम इस इवन को हटा के क्या कर दें, ऑड कर देंगे, तो ऑड हमने किया तो आपने देखा कि अब ये इधर आ गया, क्योंकि पहले वाले का तो उसने अलग से कलर चेंज किया हुआ है, क्योंकि वो अब आपका हेडर रॉ है। उसके बाद ये 1 था, इस पे भी एक ग्रे हुआ है, लेकिन उसके ऊपर एक और कलर हुआ है स्पेसिफिकली, तो जाहिर सी बात है उसकी वो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगी। तो 1, उसके बाद 2 इवन नंबर, 3 ऑड नंबर, तो अब ये किस पे आ गया, ऑड नंबर पे आ गया। अब ये आपकी मर्जी होती है कि आप इवन करें या ऑड करें। नॉर्मली एक वैसे एक ह्यूमन साइकोलॉजी की चीज है, जो हमें इवन सेट्स होते हैं वो हमें ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। हम ऑड जो हमारे पास अरेंजमेंट होती है हम उसको ज्यादा पसंद नहीं करते। ये एक नेचुरल सी चीज है। इसलिए आपके पास जो भी रैक्स, नंबर ऑफ रैक्स होते हैं या नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वो नॉर्मली इवन नंबर्स में रखे जाते हैं, जो हमारे आपके सुपरमार्केट्स वगैरह हैं। ये आपको नॉर्मली दिखने को चीज़ नहीं मिलती, लेकिन ये साइकोलॉजी में होती है। ठीक है, हम क्योंकि इवन जो नंबर्स हैं उनको बहुत अच्छा परसीव करते हैं। अगर आप बसेस में देखें तो 2 या 4 सीटें आपस में साथ में लगाई हुई होती हैं, एरोप्लेन्स में भी 4 सीटें होती हैं। तो ये एक अजीब सी चीज़ है, लेकिन हम ह्यूमन साइकोलॉजी जो है हमारी उस चीज़ को अच्छा समझती है जिसमें इवन सेटिंग हो। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग इसको क्या रख लेते हैं, इवन। ठीक है, इससे हमें पता लग रहा है कि ये आपका बैकग्राउंड कलर सिंपल चेंज हो रहा है। उसके बाद हमें एक होवर इफेक्ट तो दिख रहा था, इस होवर इफेक्ट में उसने बैकग्राउंड कलर क्या लगाया हुआ है, एक सिंपल सा थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, और वो कलर हमें जब दिखता है जब हम इसको होवर डाउन करते हैं। अब आ जाओ TH पे, हमें दिख रहा है कि जो TH है वो सबसे अलग है, तो इस वजह से उसने एक तो TH सबसे आखिर में लिखा। सही है कि ऊपर अगर आप TH पे कोई भी आप सेटिंग लगाओ तो कौन सी लगेगी, यही वाली, क्योंकि ये सबसे एक तो आखिर में आ रही है, और दूसरा ये स्पेसिफिकली किस पे हिट कर रही है, TH पे, कि कस्टमर्स के कौन, TH। उसके अंदर इसने सिर्फ क्या किया हुआ है कि बाकियों पे पैडिंग 8 पिक्सल है, सिर्फ इस पे पैडिंग क्या है 12 पिक्सल, तो ये थोड़ा सा सबसे बड़ा लगे। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन जो है, अच्छा इसने पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम अलग अलग लिखी है, आप दोनों को एक साथ भी लिख सकते थे। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट अलाइन क्या किया हुआ है, लेफ्ट किया हुआ है। अगर हम इस लेफ्ट को हटा के मैं कहता हूँ सेंटर, तो क्या होगा, वो सारी चीजें सेंटर में हो जाएंगी। तो मतलब मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसको किस तरीके से छेड़ते हो, बस आपको प्रॉपर्टीज का सही से पता होना चाहिए। उसके बाद है बैकग्राउंड कलर, तो यही बैकग्राउंड कलर है जिसकी वजह से हमें दूसरे वाले जो कलर्स थे, लाइट वाले और ये वाले, वो नहीं दिख रहे थे। तो बैकग्राउंड कलर इसने एक ग्रीनिश सा रखा हुआ है।
अब अगेन अगर ये ग्रीनिश बैकग्राउंड है तो आप इसको अगेन थोड़ा सा भी चेंज कर सकते हैं। अगर फर्स्ट करो हम इसको लगा देते हैं ग्रे, तो हमारे पास ग्रे हो गया, तो एक पूरा सा एक टेबल जो है एक ग्रे शेड पे आ चुका है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो कलर है वाइट है, जो सिंपल कलर होता है, ये किसका कलर होता है, टेक्स्ट का, तो इसने टेक्स्ट कलर इसको दिया हुआ है वाइट। तो बहुत सिंपल सी आपके पास इस पर प्रॉपर्टीज लगाई हुई थी उसने, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी से आपका एक बहुत ज़बरदस्त सा एक अच्छा सा टेबल तैयार हो चुका है। तो CSS की प्रॉपर्टीज आपने देखा कि जो इसमें यूज हुई हुई है, इसमें कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं थी जो आपको ना आती हो, सिवाय ये जो ऊपर वाली थी बॉर्डर कोलैप्स। इसमें सिर्फ ये एक प्रॉपर्टी थी जो आपके लिए न्यू थी। नॉर्मली आपने देखा कि सारी प्रॉपर्टीज आपको आती हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है, अब आप इस पे आएंगे, सही है। अब आपको क्या करना चाहिए कि आप गूगल पे लिखें HTML CSS tables फॉर एग्जाम्पल, तो आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कलर लिब है, सही है, फ्री फ्रंट एंड है। अगर आप फ्री फ्रंट एंड पे आएंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करते जाएं तो ये आपको अलग अलग किस्म के टेबल्स दिखाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे आपको कौन सा टेबल ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, और जो आपको फर्ज करें टेबल सही लगता है उसका आप यहां से कोड उठा लें। अच्छा, यहां पे इसका एक इशू होता है कि CSS के बराबर में क्या लिखा हुआ है, SCSS। तो SCSS जो है वो CSS का एक एक्सटेंशन है, SAS कहते हैं जिसे। तो अगर आपके पास CSS जो है वो इधर, ये जो वेबसाइट है CodePen, ये बहुत पॉपुलर वेबसाइट है, आपको नॉर्मली ये चीज़ मिलेगी CodePen पे। इस पे छोटे छोटे बटन्स, कार्ड्स, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई होती हैं। तो लेकिन ये कभी कभी मसला क्या करती है कि इधर क्या लिखती है, SCSS। SCSS का मतलब क्या है कि जिसने ये लिखा है वो SAS में लिखा है, CSS में नहीं लिखा। तो SAS क्या है, वो CSS की एक लेयर है जो कि सिर्फ आपको एडिशनल थोड़ी चीज़ें प्रोवाइड करती है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे SAS, तो आपको इसका पेज मिल जाएगा। तो ये आपको क्या कह रहा है, CSS विद सुपर पावर्स। तो ये CSS की थोड़ी सी एक्सटेंशन है जो आपको CSS और बेटर और इजी बनाने में आपकी हेल्प आउट करती है। अगर हमें इसका बेसिक्स पता हो तो उसमें ये आपको सबसे पहले बता रहा है कि क्या है, वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो CSS है उसमें वेरिएबल्स नहीं होते। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं आप जावास्क्रिप्ट में बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि वेरिएबल्स का क्या मतलब है। लेकिन एक वेरिएबल एक क्वालिटी है जो आपको बता रहा है कि CSS में अवेलेबल नहीं होती, लेकिन मैं आपको SAS के अंदर इजीली प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, इसके बाद है नेस्टिंग। अब नेस्टिंग अगेन थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, तो जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि उसने कैसे किया हुआ है कि नेव के अंदर क्या है, UL। ये बिल्कुल वैसे ही उसने लिखा है कि नेव का चाइल्ड है UL, उस पे लगाओ। और CSS में हम क्या लिखते हैं, नेव स्पेस UL। तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको बता रहा है कि हमारा थोड़ा बेटर है एज कम्पेयर टू अदर्स। इसके अलावा हमारे पास मॉड्यूल्स हैं। अब मॉड्यूल्स क्या होती हैं कि मॉड्यूल्स हमारे पास डिफरेंट फाइल्स होती हैं जो हम कंबाइन करके एक मेन फाइल को बनाते हैं। इस वक्त हमारे पास CSS में क्या तरीकेकार होता है कि अगर हम मल्टीपल फाइल्स बनाते हैं तो उन सबको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है किसके अंदर, HTML के अंदर। और SAS क्या आपको बोल रहा है कि आप CSS के अंदर ही फाइलों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी क्वालिटी है। तो ये एक लैंग्वेज है बेसिकली। इसकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर्स बहुत अच्छी है, ऑपरेटर्स बहुत ज़बरदस्त है। अब ऑपरेटर्स में क्या होगा कि जैसे यहाँ पे इसने यूज़ किया हुआ है मैथ डॉट डिवाइड, सही है। तो उसके बाद इसने बेसिकली परसेंटेज कैलकुलेट किए हुए है। तो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहा है CSS के अंदर ही। तो नॉर्मली ये जो SAS है, ये एक्सपर्ट लेवल जो आपके फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं जो CSS को बहुत ज़्यादा लिखते हैं, उसमें ये ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। उनकी स्क्रिप्ट्स बनी पड़ी हुई होती हैं, उनको जस्ट उठाते हैं और आपके वेरिएबल्स को थोड़ा चेंज करते हैं, कलर्स बदल जाते हैं और फाइनली आपको वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये अब प्रॉब्लम ये है कि आपको तो नहीं करनी, ठीक है ना, आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे अगर आपको CodePen में इसका कोड मिल गया तो आप क्या करेंगे कि सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे
और यहाँ पे आप पहले लिखा हुआ आ रहा था व्यू कंपाइल्ड CSS, सही है। तो जब आप व्यू कंपाइल्ड CSS करेंगे तो ये आपको बेसिकली क्या दिखा देगा, इधर ब्लू ग्रीन कलर का लिखा हुआ होगा कंपाइल्ड। अब ये जो कोड है ये क्या है, प्योर CSS है। तो इसका ख्याल कीजिएगा, वरना बहुत सारे बच्चे इस पे कोड पेन में खास तौर पे मसला कर देते हैं कि वो ख्याल नहीं करते और उनके पास कोड छाप के ले आते हैं। वो बात होती है ना कि नकल के लिए भी थोड़ी अकल की जरूरत होती है। तो यहाँ पे वो लोग छाप तो देते हैं, अब वो आधा कोड चलता है आधा नहीं चलता, क्योंकि आधी साइज जो है वो CSS के बहुत मिलती जुलती है, आधी थोड़ी डिफरेंट है। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि उसने कैसे काम किया हुआ है। तो ये जो टेबल का पूरा स्ट्रक्चर है, जो ये टेबल पूरा बना हुआ है, थोड़ा सा उसकी रॉज जो है थोड़ा सा कार्ड टाइप लग रहा है, एक बहुत अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है। लेकिन मजे की बात देखेंगे यहाँ पे HTML में इसने टेबल का टैग यूज नहीं किया, बल्कि क्या यूज किया है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसने जो पूरा टेबल बनाया है किसके थ्रू बनाया है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के थ्रू बनाया है। उसके ऊपर इसने क्लासेस लगाई हुई हैं, कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, और उसकी CSS इसने यहाँ पे डिफाइन की हुई है, सही है। तो इस तरीके से आप इसकी CSS उठा के आप अपने कोड पे लगा के और उसकी जो चीज़ें हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको इसकी समझ आनी चाहिए कि ये चीज़ कैसे की हुई है। अब जब आप ये कोड पढ़ेंगे तो आपको नॉर्मली सब कुछ समझ आएगा कि क्या हुआ है। इसमें सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी, जैसे अब इसने क्या यूज़ किया हुआ है, फ्लैक्स। अब फ्लैक्स आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ, तो जब आप फ्लैक्स पढ़ लेंगे तो आपको ये भी आ जाएगा। दूसरा इसने क्या यूज़ किया हुआ है, @media। अब इसने मीडिया यूज़ किया है, तो मीडिया प्रॉपर्टी क्यों होती है, किस लिए होती है, ये भी आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और इसमें क्या लिखा हुआ है, मैक्स 767 पिक्सल्स, तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। ये इंशाल्लाह जब आप इस पे पहुंचेंगे तो हम इस पे आ जाएंगे। मेन चीज़ ये है कि आप ये चीज़ कर सकते हैं कि इंटरनेट पे आप जाएं और जो चीज़ आपको चाहिए वो आप वहाँ से उठा लें। अब जैसे कि कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, एक हो सकता है HTML CSS लोडिंग स्पिनर हो गया या लोडिंग बार हो गया। अभी दोबारा से फ्री फ्रंट एंड है। अब देखिए वो आपको एक दिखा रहा है, एक लोडिंग बार, कि जो हमारे पास किसी वेबसाइट पे कोई चीज़ लोड हो रही होती है तो वो हमें कैसे शो होगी, सही है। अब ये खूबसूरत से एकदम फ्रंट एंड बने हुए हैं। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। अब अगेन यहाँ पे ये CSS है और SCSS है। अब ये मुझे कैसे पता लग रहा है SCSS है, क्योंकि ये क्लास और इसके अंदर एक और टैग, मतलब आपका CSS का, जो कि नॉर्मली CSS में ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती। अगर ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, व्यू कंपाइल्ड CSS। जब आप इसको कंपाइल्ड CSS करेंगे तो ये चेंज कर देगा। अब आप देख रहे हैं कि वो चीज़ यहाँ से गायब हो चुकी है, जो चीज़ पहले लिखी हुई थी। तो अगेन वही वाली बात है कि ये छोटा सा है, एक तो आपका बार है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसका कोड अच्छा खासा है, ठीक है। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको इसमें जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं उसका यूज़ आना ज़रूरी है, कि इसने कैसे बनाया है और वो प्रॉपर्टीज़ क्या यूज़ की हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है, आप तो बोल रहे होंगे यार ये तो हम कोड छापेंगे तो अपनी तो प्रैक्टिस नहीं हुई, ठीक है, ये तो हम किसी और का काम उठा रहे हैं, तो हमारा खुद का क्या होगा, हमारी खुद की प्रैक्टिस तो नहीं हुई। लेकिन होता क्या है कि जब आप किसी एक्सपर्ट बंदे का कोड उठाते हैं और उसका कोड समझने की कोशिश करते हैं और उस कोड को समझ के उसमें चेंजेस करना जान जाते हैं, तो इसका मतलब है कि जो उसने खुद लिखा था वो अब आपको भी आता है, सही है। आप समझ गए, अच्छा इसने ये चीज़ ऐसे की ऐसे की ऐसे की, तो आपकी खुद की जो CSS की सेंस है वो भी बहुत अच्छी बन जाती है। अब आप खुद सोचेंगे मैं आपको बोलूँ, आपको मैं सिर्फ ये वीडियो भेजता कि इस तरह का आप प्रोग्रेस बार बनाएं जो इस तरीके से यूँ फिल हो रहा हो, तो आपको तो पूरा साल लग जाएगा तो भी आप इसको नहीं बना पाओगे। लेकिन अब आप इसका कोड देखकर एक दफ़ा समझ लोगे कि इसने ये काम किया कैसे, तो अब आप लोगों को इसकी टेक्निक पता लग गई है। अब सिर्फ ये टेक्निक आप सिर्फ यहाँ नहीं लगाएंगे, आपको ये जहाँ भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आप उसको वहाँ पे यूज़ अप कर सकते हैं। तो डिफरेंट कंपोनेंट, जैसे कि एक स्टाइलिश बटन्स, स्टाइलिश फॉर्म्स, स्पेशल लॉगिन फॉर्म्स। लॉगिन फॉर्म्स बहुत पॉपुलर हैं, तो लॉगिन फॉर्म्स नॉर्मली मैं खुद भी पूरे नहीं बनाता, मैं बस यहाँ पे आता हूँ और लॉगिन फॉर्म सर्च कर लेता हूँ, और हमारे पास नॉर्मली जो मुझे वेबसाइट पसंद है वो कलर लिब है,
इसके थोड़े से जो फ्रंट एंड बना हुआ होता है बहुत क्लीन और बहुत खूबसूरत होता है, और दूसरा ये रिस्पॉन्सिव होता है, ठीक है, और आपको ये बड़े प्यार से कोड भी दे देता है। तो आप जब स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो आपको अच्छे से ये पूरा आप देखेंगे, ये पूरा पेज जो है फ्रंट एंड का बना हुआ है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब है कि इन्होंने फ्री किया हुआ है, ओपन है आप सबके लिए, आप यूज कर सकते हैं। तो आप इनका कोड उठाएं। अब क्योंकि ये पूरा एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन है, तो अब आपको ये भी टेंशन नहीं है कि आपका कोड ब्रेक हो जाएगा, लेकिन इसको कोड को समझना जरूरी है कि जो काम इन्होंने किया है वो कैसे किया है। अब जैसे कि ये आधी पूरी इमेज इनके पेज पे छाई हुई है, अब आपको ये समझना जरूरी है कि ये इमेज इधर आई कैसे, ठीक है, ये हाफ तक कैसे आई। उसके अलावा ये जो पूरा एक कार्ड बनाया हुआ ये कैसे बनाया, वैसे तो बहुत आसान है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा ये कैसे बना हुआ होगा। अब जैसे कैसे बैकग्राउंड कलर थोड़ा डिफर किया हुआ है, उसके ऊपर ये डिव बनाया हुआ है, डिव को बॉर्डर दिया हुआ है और इसका डिव का कलर व्हाइट किया हुआ है, सही है। इसके पास इवन इस पर थोड़ा सा शेडो भी लगाया हुआ है, बॉक्स शेडो लगाया हुआ है, तो बॉक्स शेडो है थोड़ा सा। तो इसी कार्ड को समझना, देख के समझना बहुत आसान है, लेकिन इसी को काम करने के 100 तरीके हो सकते हैं, इस काम को करने के 100 तरीके हैं। तो ये जो एक्सपर्ट बंदा है जिसका इतनी पॉपुलर वेबसाइट है कलर लैब, जिस बंदे का ये काम एक्सेप्ट किया है इस वेबसाइट ने, तो मतलब वो कोई एक्सपर्ट लेवल बंदा होगा। तो आप उसका मेथड देखेंगे उसने कैसे किया, सही है। तो जो आप एक्सपर्ट लोगों की टेक्निक्स को जब आप उठाएंगे तो आपकी खुद की जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि सिर्फ पैडिंग समझना, सिर्फ मार्जिन समझना काफ़ी नहीं है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम डिफरेंट कंपोनेंट्स कैसे बनाएंगे, मतलब नेविगेशन बार कैसे बनाना है, साइड बार कैसे बनाना है, आपका फॉर्म कैसे बनाना है, एक इमेजेस कैसे लगानी है, एक थोड़ी सी टेक्स्ट बीच में कैसे लिखनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये काउंट करती हैं। अभी तक आपने पोजीशन पढ़ी, डिस्प्ले पढ़ी, फलाना पढ़ी, ढिमकाना पढ़ी, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके लिए ज़रूरी है। और इसको समझना बहुत आसान है कि आपको कोई प्रॉपर्टी का समझ में ना आए, आप उसको कॉपी करें, गूगल पे चेक कर लें। दूसरा बहुत आसान तरीका है, जैसे मैंने उसके साथ किया, बॉर्डर कोलैप्स के साथ किया, मैंने मिटाया तो मुझे समझ आ गई कि क्या फ़र्क हुआ, उसको मिटाने पे क्या इफेक्ट हुआ या क्या तबाह हुआ, उससे आपको समझ आता है अच्छा ये चीज़ इसको संभाल रही है। तो आपकी खुद की जो थोड़ी सेंस है वो बेटर होगी। तो इसके साथ हम एक काम करते हैं, एक असाइनमेंट हम रखते हैं। अब आपके पास जो CSS की थोड़ी बहुत नॉलेज है, ठीक है, तो हम कहते हैं क्रिएट अ वेब पेज ऑफ योर ओन using the properties that you have learned so far. जिसकी डेट होगी आपके नेक्स्ट संडे की, और टॉपिक है आपका CSS। तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने कोई भी खुद से एक वेब पेज बनाना है। अब आप किसी वो वेब पेज का कॉपी भी कर सकते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स का पेज है। नॉर्मली मैं जब आप थोड़ा आगे आओगे तो मैं ये वाला काम तो देता ही देता हूँ कि एक नेटफ्लिक्स का पेज है, वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो ये जो नेटफ्लिक्स का पेज है ये बज़ाहिर दिखने में बहुत आसान है, लेकिन इसमें बहुत एक जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपकी टेस्ट हो जाती हैं कि कैसे होता है। जब आप इसको नीचे करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत इसमें चीज़ें दिखेंगी। अभी आपको ये थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप थोड़ी फ्लैक्स वगैरह पढ़ लेंगे तो आपको ये बड़ा आसान लगेगा। बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा पेज है, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक मल्टी मिलियनर जो कंपनी है उसका है। तो इससे एक बात और समझ आती है कि ज़्यादा गोला गंडा करने से वेबसाइट अच्छी नहीं होती। जो आपकी जो सबसे पॉपुलर वेबसाइट्स हैं वो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर को प्रेफर करती हैं। आप एप्पल की वेबसाइट को देखें, आप नेटफ्लिक्स की वेबसाइट को देखें, तो आपका बहुत प्लेन और बहुत सिंपल उनका वेब पेज। अब आप खुद देखें इसमें उसने किया क्या है, सिंपल एक टेक्स्ट लिखी है, एक सामने लोगो लगाया है, इधर एक बटन लगाया है, बैकग्राउंड पे एक इमेज दी है, और यहाँ पे छोटा सा टेक्स्ट है, एक इनपुट बॉक्स है, और उसके साइड में एक बटन है रेड कलर का। ये उसका मेन पेज है। अब सिर्फ इस मेन पेज को बनाने के लिए एक UI UX डिजाइनर उन्होंने हायर किया हुआ होगा, उसकी पूरी टीम, एक नहीं होगा, पूरी टीम होगी। उसके अलावा एक फ्रंट एंड डेवलपर्स की पूरी टीम होगी जिसने ये काम इस पे किया होगा। हालांकि है क्या सिर्फ, तो इस पे ज़रूरी नहीं कि आप जितना उसको चीज़ें भरें तो वो अच्छा होता है। आप उसको जितना सिंपल रखें उतना ज़्यादा इजी और अच्छा लगता है। तो मैं कहता हूँ कि आप जितनी ज़्यादा वेबसाइट्स को देखेंगे आपको ये बात
समझ आएगी कि हर वेबसाइट का ना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि ऊपर एक नेविगेशन है, अब इसके नेविगेशन में सिर्फ एक बटन है और एक लोगो है तो वो अलग बात है, और बैकग्राउंड कलर कोई भी नहीं है, ये उनकी मर्जी थी। इसके अलावा मैंने जो चीज़ नोट की है कि हमेशा एक जो वेबसाइट आजकल जो बनती हैं उनका एक ऊपर नेविगेशन होता है और एक बैकग्राउंड इमेज होती है जो पूरे पेज को कवर करती है पीछे से, ठीक है। एक यहाँ पे छोटा सा टेक्स्ट होता है, यहाँ पे कोई भी हेडिंग लिखी हुई होती है, टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, और यहाँ पे कभी कभार एक छोटी सी और तस्वीर यूं बनी हुई होती है, या वो कार्टून होता है या कोई समझ ले इलिस्ट्रेशन समझते हैं, जो कि एक वेक्टर ग्राफिक्स होती है, एक इलिस्ट्रेशन बनी हुई होती है। तो इस तरीके से आजकल मैं ज़्यादा स्ट्रक्चर्स देखता हूँ, सही है। किसी किसी में बैकग्राउंड में एक प्लेन कलर होता है जैसे ब्लैक कलर, ग्रे कलर, और उसके ऊपर यहाँ पे हल्का सा टेक्स्ट होता है, उसके नीचे साइन अप का या कोई भी बटन होता है जिसको हम टेक्निकल जबान में कॉल टू एक्शन बटन कहते हैं, सही है, CT है। तो जो यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर किसी ने ई-कॉमर्स के बारे में पढ़ा हो तो कॉल टू एक्शन बटन एक बहुत इंपॉर्टेंस के लिए होता है। तो पहले टेक्स्ट, उसके नीचे कॉल टू एक्शन, जैसे इसका कॉल टू एक्शन क्या है, गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, और उसके बराबर में एक छोटी सी यहाँ पे या तो इमेज होती है या एक वीडियो होती है। तो यानी कि एक वेब पेज के बेसिकली उन्होंने 3 हिस्से किए हुए होते हैं जो फ्रंट आपको दिखता है। पहला आपका नेविगेशन, फिर उसके नीचे 2 सेक्शन बिल्कुल मिडिल पे कटे हुए होते हैं। इस सेक्शन पे इधर टेक्स्ट और नीचे बटन, और इस सेक्शन पे बिल्कुल बीच पे एक तस्वीर। तो आपकी बहुत सिंपली एक बहुत अच्छा है खूबसूरत दिखने वाला वेब पेज तैयार हो जाता है। तो आपके पास थोड़ी सी अब अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, किसी चीज़ को कॉपी करें, आपकी मर्जी है। आप नेटफ्लिक्स की वेबसाइट है, मीडियम वेबसाइट है, किसी भी वेबसाइट को कॉपी करने की कोशिश करें, आपकी मर्जी है। जस्ट आपने क्या करना है कि कोई भी एक वेबसाइट देखनी है या खुद से सोचनी है, आप उसको सिंपली HTML CSS में बनाएं और उसको सामने हमारे पास ले आएँ। जो नेक्स्ट वीक है उसमें प्लीज़ मुझे रिमाइंड कराइएगा कि आपको फायरबेस डिप्लॉय सिखाना है, सही है। तो क्योंकि अभी तक आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग जस्ट HTML CSS वेबसाइट्स बना रहे हैं और उसकी फाइलें हमें भेज रहे हैं। अब उन फाइलों को हमें डाउनलोड करना पड़ता है और उसको चलाना पड़ता है, तो ये बड़ी अजीब सी बात है और ये आपके लिए भी एक मुश्किल काम है, उसको अपलोड करना फाइलों को, ये सब। तो फायरबेस डिप्लॉय में क्या होगा कि वो फ्री सर्विस है, आप उस पर आप अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे और वो आपको क्या दे देगा, एक लिंक दे देगा। आप वो लिंक सबको शेयर करते रहेंगे, मतलब कि जैसे इसका लिंक है classroom.google.com, जैसे है google.com, वैसे ही वो आपको क्या दे देगा, एक लिंक। अब वो लिंक आप दुनिया के किसी कंप्यूटर पे भी लगाएंगे तो आपकी वेबसाइट अप हो जाएगी, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और आपको आनी भी चाहिए। आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आपके पास एक सिंपल लिंक बना के दे देती है। अच्छा, उसकी मज़े की बात है कि वो सिर्फ टेस्टिंग वगैरह के लिए नहीं होती, वो एक्चुअली जब आप एक काम करते हैं वो उसके लिए भी होती है। और इवन ये भी कि अगर आपने अपना डोमेन नेम खरीदना है, जैसे google.com ने अपना डोमेन नेम लगाया हुआ है, सही है, यहाँ पे facebook.com ने अपना डोमेन नेम लगाया हुआ है, तो आप अगर अपना डोमेन खरीदते हैं तो फायरबेस जो डिप्लॉयमेंट है उसके अंदर लगाते हैं, तो आपका डोमेन भी आपका होगा और वेबसाइट भी आपकी होगी, तो वो एक ज़बरदस्त काम हो जाएगा। तो इसको मुझे सिर्फ नेक्स्ट वीक में मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा, तो हम ये वाला काम कर लेंगे, सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।